Hello students, Pranam. Good morning. Welcome to Rajmata Vidya Vihar online classes. This is your chapter number 2 in economics, part 2. Okay? उसका पार्ट 2. इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ चैप्टर का नाम है. पहले तो चैप्टर का नाम फिर से एक बार मैं समझा दूं आपको. चैप्टर का नाम क्या है कि चैप्टर का नाम है इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. समझ में आ रहा है? तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में मैंने कहा था आपको. इंडिकेटर्स का मतलब होता है मेजरमेंट. तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का मेजरमेंट किस तरीके से करना, कैसे करेंगे. तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में इसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा. थोड़ा समझते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का मीनिंग. तो इकोनॉमिक ग्रोथ बेस्ड है इनकम पे, ओनली फॉर द इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम. ओके. और जो डेवलपमेंट है वो बेस्ड होता है इनकम एज वेल एज द लिवलीहुड ऑफ दैट कंट्री. ओके. द स्टेटस, लिविंग स्टेटस ऑफ दैट कंट्री. लिविंग स्टेटस पे भी डिपेंड करता है डेवलपमेंट. उसको कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन क्या होती है. प्रोफेसर हैंसन के हिसाब से अगर हम देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर्स टू ग्रोथ रेट ऑफ national income. Economic growth refers to growth rate of national income or rise in total quantum of goods and services. तो इकोनॉमिक ग्रोथ किसको कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर करता है पहला कि ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम. बहुत ज़रूरी है. ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट मतलब नेशनल इनकम कितनी बढ़ रही है आपकी, वो कितना इंक्रीज हो रहा है. वो एग्जाम्पल लें, अगर जैसे सिर्फ एग्जाम्पल नहीं, जैसे ऐसे ही कहें कि किसी एक कंट्री का, जस्ट एन एग्जाम्पल ले रहे हैं कि किसी एक कंट्री का अगर एक पूरे साल में उसका नेशनल इनकम जो था वो 100 करोड़ रुपीज़ होता है. फिर नेक्स्ट ईयर जो ये 100 करोड़ रुपीज़ था, ये नेशनल इनकम बढ़ के 110 करोड़ रुपीज़ हो जाता है. तो इंक्रीज हुआ, तो ये नेशनल ग्रोथ हुआ. अब ये अगर ऐसे ही कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंटली लगभग 10-12 साल 15 साल ऐसे ही चलता रहता है कंटिन्यूसली, है ना, तो इसी को ही इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं. लॉन्ग टर्म के लिए, जब ये लॉन्ग टाइम के लिए ऐसे ही चलता रहता है और धीरे धीरे वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री की तरफ आगे बढ़ती है. और दूसरा कि नेशनल इनकम का ग्रोथ तो देखना ही है, साथ में राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. उस कंट्री में जो टोटल क्वांटम मतलब क्वांटिटी, गुड्स और सर्विसेज की टोटल क्वांटिटी भी अगर इंक्रीज होती है ना, नेशनल इनकम ऑफ ग्रोथ रेट मतलब ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एंड टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज both are increasing. Okay, so that we can say the economic growth is there in their country. Okay, उस कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है. ग्रोथ रेट ऑफ द नेशनल इनकम एंड राइज इन टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. समझ में आ रहा है? सो टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि अब जैसे इसका हमने नेशनल ग्रोथ का, नेशनल इनकम का एग्जांपल लिया था, वैसे ही यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का कि प्रोडक्शन, अगर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन 100 टन हुआ, इस सारे के सारे जो भी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें कंट्री वाइज ली जाती है, कंट्री में जितनी भी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, लेकिन हम सिर्फ इतना लें कि जो प्रोडक्शन हुआ कंट्री में वो 100 टन हुआ, नेक्स्ट ईयर वो 110 टन हो गया, 115 टन हो गया, तो बढ़ रहा है, राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अंडरस्टूड? नेक्स्ट डेफिनेशन सिमोन कुजनेट्स ने दिया हुआ है.
सो नेक्स्ट सिमोन कुजनेट्स ने कहा है कि अ लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री टू सप्लाई डाइवर्स इकोनॉमिक गुड्स टू इट्स पीपल इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो सेम एज वही हुआ कि कोई भी कंट्री की जो सप्लाई है, मतलब गुड्स का जो सप्लाई है, अगर वो लॉन्ग टर्म इंक्रीज होता रहता है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी अगर वो ऑलवेज इंक्रीज होती रहती है किसी भी कंट्री में, तो उसी को ही वहाँ के लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। अंडरस्टूड? क्या बोला उन्होंने यहाँ पे? जब हैंसन ने कहा, प्रोफेसर हैंसन ने कहा कि कोई भी कंट्री का जब नेशनल इनकम ग्रोथ रेट दिखता है और उसका टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये दोनों ही इंक्रीज होता है, नेशनल इनकम और टोटल क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये बोथ आर इंक्रीजिंग, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है उस कंट्री का। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है मीनिंग लेकिन सेम ही निकलता है कि किसी भी कंट्री का जो सप्लाई है, जो प्रोडक्शन है, जो सप्लाई है गुड्स का, अगर वो लॉन्ग टर्म तक इंक्रीज होता रहता है, सो उसी को ही वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्योंकि जब हम बार बार एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ में हम सिर्फ और सिर्फ इनकम को देखते हैं, कहीं पर भी गुड्स की जो है क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है, उसका सप्लाई बढ़ रहा है, उसका इंक्रीज़ हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसका सप्लाई, इनकम बढ़ रही है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, तो उसी को ही हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। तो उसका क्या होता है, उसमें लिमिटेशंस आ जाती हैं। अब लिमिटेशंस कैसी लिमिटेशंस? जैसे कि क्या आपको लगता है कि अगर हमारे पास हम अरबपति हो गए, हम करोड़पति हो गए, लेकिन हमको रहना ही नहीं आया, हमको उसको जीना ही नहीं आया, उस पैसे को यूज़ करना ही नहीं आया, अगर हमारे अंदर जो मैनर्स होते हैं, हमारा जो नेचर होता है, जो हमारा कैरेक्टर है, अगर वही ढंग से नहीं हुआ, अगर वही ठीक नहीं हुआ, तो क्या वो पैसा किसी काम का है? नहीं काम का है ना। इसीलिए हमारे भारत में तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि सबसे पहले संस्कार, ठीक है, पहले संस्कार और फिर दूसरा आधार, मतलब फिर दूसरी चीज़ें सीख ली जाती हैं। तो लिमिटेशंस उसी को ही कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ लिमिटेशंस आती हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ टेक्स इनटू कंसीडरेशन ओनली अ क्वांटिटेटिव चेंजेस, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में चेंजेस ही इसको कंसीडर करता है इकोनॉमिक ग्रोथ, क्वालिटी चेंजेस नहीं, ठीक है। हम अपनी लिवलीहुड को आगे बढ़ाएं और हम अच्छी फैसिलिटी में रहें और अच्छा हम अपने आप को बनाएं, वो नहीं, बट आपका सप्लाई, प्रोडक्शन, आपका इनकम कितना बढ़ रहा है, बस वही। तो क्वांटिटेटिव चेंजेस देखे जाते हैं, क्वालिटी चेंजेस नहीं। सेकेंड, in economic growth there is a rise in national income and per capita income, but institutional and psychological factors remain as before. इकोनॉमिक ग्रोथ में जैसा कि हमने पढ़ा कि नेशनल इनकम बढ़ाई जाती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ाई जाती है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल, अगर हमारा इनकम बढ़ गया, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशनल, अगर हमारे पास अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं है, अगर हमारे पास पढ़ाई लिखाई नहीं है, अगर हमारे पास मैनर्स नहीं है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब होता है वही, अगर हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी अगर हमारा माइंडसेट चेंज नहीं होता है, हमारी लिवलीहुड चेंज नहीं होती है, अगर हम ढंग से रह ही नहीं सकते, अगर हम उसी नैरो माइंडेड में रहते हैं, अगर हमारा माइंड वैसे ही होता है पहले की तरह ही, सोच उसी तरह से रहती है, तो फिर इसका कोई भी फ़ायदा होता नहीं है। तो लिमिटेशन आती है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में नेशनल इनकम बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो माइंडसेट है, हमारा जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, वो सेम एज रहता है। ओके, थर्ड नंबर देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ नैरो, ठीक है।
इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कैसा है, बहुत ही नैरो है। नैरो मतलब बहुत सोच बहुत छोटी है, सिर्फ पैसे तक ही सीमित हो जाता है, बस सिर्फ पैसा पैसा पैसा। क्या आपको लगता है कि सिर्फ वही दुनिया में ज़रूरी है और कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है? तो ऐसा नहीं है, इसीलिए बहुत ही लिमिटेड है ये वहाँ तक, ये इसका कॉन्सेप्ट बहुत नैरो हो जाता है। एंड डेपिक्ट्स ओनली द राइज इन द रेट एंड द एक्सटेंट ऑफ आउटपुट, है ना, जैसा कि कहा कि सिर्फ ग्रोथ रेट देखना, आपका आउटपुट कितना, आपका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, आपका आउटपुट कितना निकल रहा है, कोई भी चीज़ आप बेच रहे हो उसमें से कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी पर ही ध्यान रहता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। 4th नंबर देखते हैं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट ऑफ मच यूज इन अंडरस्टैंडिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना। मतलब जैसे अपने यहाँ क्या सिखाया जाता है कि भैया जितना कमाओ उसमें से कुछ परसेंट तो दान धर्म करना ही चाहिए। हमारे पुराने ज़माने में हमारे जो भी रिलीजन है हमारा, हम सबको यही सिखाया जाता है, हम सबको यही बताया जाता है। हमारे पुराने लोग जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं हमको ये सिखाते हैं कि अपने दरवाजे से कभी कोई भूखा ना जाए, है ना, हमेशा जब ज़रूरत हो ज़रूरतमंदों की मदद करें, हमेशा से हमारे अंदर ये चीज़ें डाली जाती हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे काम करें जैसा कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें वेलफेयर ऑफ द पीपल मतलब सोशल वर्क, समाज सेवा या लोगों की सेवा, ये तो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट ही पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्योंकि आपको ये चीज़ देखनी ही नहीं है अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ से अपने आप को मेज़र करते हैं तो। अंडरस्टूड? आई थिंक लिमिटेशंस आपको इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ उसका कॉन्सेप्ट और उसकी लिमिटेशंस, उसकी डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी, है ना। सो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मीनिंग पढ़ते हैं और बाद में उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्चुअली मीन्स। इसका मीनिंग क्या है? व्हेन इकोनॉमिक्स ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, जब हम यहाँ पे इकोनॉमिक देखते हैं कहाँ, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में, हैव बिकम प्रोएक्टिव इन अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये प्रोएक्टिव है, इन लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी चल रहा है, ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है, अभी चल रहा है यहाँ पे। ज़्यादातर एशिया में, मैंने कहा ना, जैसे कि एशिया में ज़्यादातर कंट्रीज़, अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिका में अभी ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ कंटिन्यूअस। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ गया, लेकिन साथ साथ में अपने लिवलीहुड, अपने स्टेटस को और ज़्यादा हायर करना, अच्छा बनाना। पहले तो हायर तो बाद में बनेगा, पहले तो अच्छा बनाना। टू अचीव इकोनॉमिक वेलबींग, है ना, इकोनॉमिक वेलबींग। Hence, the term economic development has a very wide meaning. देखने जाओ तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत ही वाइड मीनिंग होता है, विच इंक्लूड्स, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, देखो मैं जो आपको मैं पहले से बोलती आ रही हूँ, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्लूड होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर भी इंक्लूड है और इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी इंक्लूड है। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसकी ग्रोथ, वेलफेयर एज वेल एज प्रोग्रेस, सारा का सारा इसमें इंक्लूड हो जाता है, सब कुछ आ जाता है, इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग बहुत ही वाइड हो जाता है। नाउ इवन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर इज एन इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम। देखो, रियल नेशनल इनकम या रियल पर कैपिटा इनकम, ये भी इंक्रीज होना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट क्वांटिटेटिव चेंजेस, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस नहीं देखना है इसमें, क्वांटिटी में चेंजेस नहीं देखना है कि सिर्फ और सिर्फ इनकम, पर कैपिटा इनकम या गुड्स या सर्विसेज इंक्रीज हो, सिर्फ यही नहीं देखना है, बट ऑल्सो अबाउट द क्वांटिटेटिव चेंजेस इन क्वालिटेटिव चेंजेस, साथ साथ में हम क्वालिटी चेंजेस भी देखते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ, है ना, इसी वजह से डेवलपमेंट ग्रोथ से चेंज हो जाता है।
इट इज़ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अब आप वेलफेयर भी कर रहे हो, आप कंट्री प्रोग्रेस भी देख रहे हो, आप लिवलीहुड भी देख रहे हो, सारी की सारी नेशनल इनकम भी देख रहे हो, तो सब चीज़ें आपको देखनी है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ में सोशल जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता जाता है। जैसे हम अपनी कंट्री में अभी देखते हैं, है ना, हमारा ग्रोथ हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है, साथ साथ में अपना स्ट्रक्चर भी चेंज। हर शहर में आप देखें, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले आप अहमदाबाद, सूरत या मुंबई, आप इस तरीके के जो भी आप शहर हैं आप देखते, तो उस समय पे इतना डेवलपमेंट नहीं था यहाँ। जिस तरीके के फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, मेट्रो ट्रेन्स चल रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ही आती हैं। ठीक है, तो अलॉन्ग विथ इकोनॉमिक प्रोग्रेस टेक्स प्लेस इन द सोसाइटी टू, सोसाइटी में भी प्रोग्रेस देखने को मिलती है। जनरली द स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम ऑल्सो अंडरगोज अ चेंज, नेशनल इनकम तो होता ही है, लेकिन इससे चेंजेस भी बहुत सारे आते हैं। जैसे द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एज परसेंटेज ऑफ अ टोटल नेशनल इनकम डिक्रीजेस। ठीक है, अब जैसे एग्रीकल्चर का हम कंट्रीब्यूशन लें, तो कंट्रीब्यूशन अगर एग्रीकल्चर में लेते हैं तो नेशनल इनकम क्या होगी, डिक्रीज देखी जाएगी। एग्रीकल्चर पूरा का पूरा वो नेशनल इनकम में नहीं चला जाता है ना। एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो खुद के लिए भी यूज़ करते हैं, फिर थोड़ा बेचते हैं, थोड़ा ये करते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री, लेकिन देखो कि एग्रीकल्चर अगर हम पूरा नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं तो नेशनल इनकम डिक्रीज दिखेगी आपको, लेकिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, जब आप इसको इंक्लूड करते हो तो नेशनल इनकम आपको इंक्रीज दिखेगी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। द डिस्टिंग्विश्ड ऑफ दैट अनएम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर गेट एम्प्लॉयमेंट इन अदर सेक्टर्स, मतलब अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर में अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, इसको अनएम्प्लॉयड कहा जाता है कि भाई वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, साथ में उसका जो बच रहा है फिर वो बेच रहा है कुछ, एक फार्मर। लेकिन जब वो अदर सेक्टर्स में काम करने लगते हैं, जब आप जॉब करते हो, आप कोई प्रोफेशन करते हो, आप जब इंडस्ट्री में वो करते हो, तो आप एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हो, एम्प्लॉयड पर्सन में आते हो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू विच टाइम एंड मनी इज सेव्ड। आज की टेक्नोलॉजी अगर हम देखने जाएँ तो आज की टेक्नोलॉजी हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें टाइम और पैसा दोनों बचता है। न्यू सीड्स आर innovated as the result the structure of institutions pertaining of the production and distribution changes। बहुत सारे चेंजेस एग्रीकल्चर में आए हैं। एग्रीकल्चर में आज इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व हुई है। ओके, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनइक्वालिटीज फॉल ड्यू टू सच सिस्टमेटिक चेंजेस। कुछ सिस्टमेटिक चेंजेस आने की वजह से ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादातर होती है, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और अनइक्वालिटी, ये जो है सारे के सारे थोड़ा सा नीचे गया है सिस्टमेटिक चेंज से। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तब तक प्रणाम।